Okay, so now we will discuss zero order reactions. Zero order reactions हम डिस्कस करते हैं. Okay, चलो. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर डिस्कस करें हम तो देखो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा रिएक्टेंट है, उससे हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट. डन. तो रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट. तो फिर रेट हम कैसे लिखते हैं, रेट लिखते हैं हम डी ऑफ चेंज इन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt, और ये क्या हो जाएगा, माइनस दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, k इनटू हमारा जो रिएक्टेंट है वो r रेज टू x. ऐसा ही था. यस. सिंपल. ये हम रेट ऐसे लिखते थे. अब मुझे पता है क्या कि मेरा जो रेट है और जो मेरी जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है. तो x की जगह में क्या लिख दूंगा, जीरो. तो x की जगह अगर जीरो लिख दूं तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाय डी टी दैट इज इक्वल्स टू k इनटू r रेज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो. एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है, वन. तो ये हो जाएगा वन. तो ये हो गया डी आर, यहाँ क्या हो गया डी आर, और ये वन हो गया, वन इंटू के क्या हो जाएगा, के, और ये डी टी ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इस साइड भेज दिया तो माइनस के डी टी. डन. ये माइनस उस साइड चला गया, ये रहा, ये डी टी ऊपर चला गया, ये रहा, के तो वही था, और आर रेज टू जीरो क्या हो गया, वन. डन. ये क्या हो गया, आर रेज टू जीरो क्या हो गया हमारा, वन. डन. ये मिल गया. अब हम लिख देंगे क्या, डूइंग द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग. तो अगर इंटीग्रेट करें हम तो ये अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी और से आर, इंटीग्रेशन डी आर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाहर इंटीग्रेशन डी टी. डन. यस. ओके. चलो. सो इंटीग्रेशन डी आर, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुमने देखा या नहीं पता नहीं. I have taken one class for integration and differentiation for class 11. So वीडियो मैंने बोला था देख लो, देख लिया, दोनों देख लिए. ओके. तो वो समझ में आ गया अब. ओके. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. अगेन इफ यू हैव नॉट सीन, अगेन आई विल शेयर इन द ग्रुप. सो अच्छे से उसको देख लो, क्योंकि क्लास 12 के फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आने वाला है. फिजिक्स में ज्यादा आएगा, केमिस्ट्री में तो यहाँ कहीं कहीं पे दिख जाए तो, लेकिन फिजिक्स में ज्यादा आएगा. ओके. तो उतना हमें पता होना चाहिए. मैथ्स में तो करना ही है, लेकिन बायो स्टूडेंट को उतना आना चाहिए. ओके. सो ये हमने कर लिया. अब ये क्या हो जाएगा कि भाई डी आर मतलब क्या हो जाएगा, आर. डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर. ओके. दैट इज इक्वल टू माइनस के, और इसका क्या हो जाएगा, टी. इंटीग्रेशन dt क्या होता है, t. अब यहां पर हमने लिमिट तो रखी हुई नहीं है, सो हम क्या बोलेंगे, प्लस c. डन. तो ये हमें मिल गया r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी. नाउ ये जो हमें मिला है, अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू हमें जीरो पर मिलेगी. क्या, एट t इज इक्वल्स टू जीरो पे हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की. सो से एट t इज इक्वल्स टू जीरो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्या होगा, देखो अभी t इज इक्वल्स टू जीरो मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट होगी, स्टार्ट ही नहीं हुई तो जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी तो क्या होगी, फुल ही होगी, 100% ही होगी. अरे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं ना अभी तो. ओके. तो t इज इक्वल्स टू जीरो पे रिएक्टेंट तो जो हाईएस्ट अमाउंट होगा, जो इनिशियल अमाउंट होगा हाईएस्ट, वही होगा. ओके. सो एट दैट टाइम मतलब एट t इज इक्वल्स टू जीरो आई विल डिफाइन से r इज इक्वल्स टू r नॉट से डिफाइन कर रहा हूं. r को कैसे डिफाइन कर रहा हूं, r नॉट से. t इज इक्वल्स टू जीरो पे r जो होगा वही होगा r नॉट, एंड दैट इज द मैक्सिमम 100%, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई. t इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है. सो t इज इक्वल्स टू जीरो पे r नॉट है. ओके. तो वो वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा r नॉट, और ये है माइनस के, t की जगह जीरो प्लस c. सो ये तो पूरा जीरो हो गया. सो r नॉट इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, c. डन. ओके. अब ये वैल्यू r नॉट की मैं पुट कर रहा हूं वापस वही इक्वेशन में. सो मुझे क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस c की जगह क्या लिख दूंगा, r नॉट. डन.
अब यहाँ से मुझे टाइम मिल गया, देखो टी आ गया ना, मतलब टाइम मिल गया। तो टाइम कैसे मिला, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, देयरफॉर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय के। डन, ओके। तो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन किया हमने तो हमें इंस्टेंटेनियस टाइम पर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिल गया। अंडरस्टूड। अभी इससे हमें और दो चीज पता करनी है, और क्या करनी है, दो चीज हमें डिस्कस करनी है, पता करनी है मतलब डिस्कस करनी है। यहां तक समझ में आ गया क्या किया, फिर से एक बार चलो लास्ट में रिवाइज करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से मुझे दो चीज डिस्कस करनी है। क्या, एक तो हाफ टाइम डिस्कस करना है। क्या, हाफ लाइफ टाइम, मतलब जो रिएक्टेंट होगा उसका हाफ लाइफ खत्म हो गया है, रिएक्टेंट का हाफ लाइफ खत्म हो गया। ये क्या होता है, अरे जो टाइम पीरियड में हाफ लाइफ खत्म हो जाए उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। मतलब क्या, कि ऐसा समझो कॉन्सेंट्रेशन है मेरा 1 kg, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 kg, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अगर मास के रिस्पेक्ट में देखें तो मेरे पास कितना रिएक्टेंट है 1 kg एट टी इज इक्वल्स टू 0, कितना है 1 kg। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो 1 kg में से 500 ग्राम कंप्लीट हो गया, तब तक कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा हुआ। तो उसका हाफ लाइफ टाइम कितना हो जाएगा, 1 आवर हुआ है तो 1 आवर, 2 आवर हुआ होगा 2 आवर। ओके, हाफ होने के लिए अगर तुमने 500 ग्राम स्टार्टिंग में लिया हुआ है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 250 ग्राम। सो 500 का 250 ग्राम होने के लिए, रिएक्टेंट तो कम हो रहा है ना धीरे धीरे, तो 500 का 250 होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, सपोज 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, तो 2 घंटे लगे तो 2 घंटे क्या हो जाएगा उसका हाफ लाइफ टाइम। सिंपल है, ओके। सो दैट इज देयर। अगर वो उसका निकाले हम हाफ लाइफ टाइम, तो देखो हाफ लाइफ टाइम ये टी है तो उसको मैं लिख देता हूं हाफ टी। ओके, हाफ टी। अब देखो स्टार्टिंग वाला क्या था आर नॉट, तो हाफ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग वाला था आर नॉट, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, आधे टाइम पीरियड पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट बाई 2 हो जाएगी। मतलब आर इज इक्वल्स टू आर नॉट था एट टी इज इक्वल्स टू 0, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट था एट टी इज इक्वल्स टू 0। तो टी इज इक्वल्स टू हाफ टाइम पर, हाफ टाइम हो गया, उसी को हाफ टाइम ही बोल रहे हैं हम। हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया मतलब एट टी इज इक्वल्स टू 0 पर तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट था, तो इनका हाफ कितना होगा, अरे ये r इज इक्वल्स टू आर नॉट है, सो r बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r नॉट बाई 2 ही हो जाएगा ना, हाफ कर दिया दोनों साइड। ओके, सो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r नॉट बाई 2, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सिर्फ आधा ही रहा है, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में कितना रहा है, सिर्फ आधा रहा है, डिवाइडेड बाई दी k। अब यहां से तो पता चल ही जाएगा, एक पूरा है और उसमें से आधा गया तो क्या रहेगा, r नॉट बाई 2, और वो नीचे आ गया तो k। सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर अ हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या है, r नॉट अपॉन 2k। तो यही क्वेश्चन एज अ थियरी भी पूछा जा सकता है, डिराइव द हाफ लाइफ टाइम फॉर अ केमिकल रिएक्शन फॉर अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये एज अ थियरी में पूछा जा सकता है डिराइव करने के लिए। यहां से एमसीक्यू भी बन रहा है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, देखो ध्यान से। ओके, यहां से मुझे पता चल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। आर नॉट है, आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, तो हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा लिया हाफ लाइफ टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना कम लिया उतना ही हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देखो जादू क्या है, एमसीक्यू में half lifetime of a zero order chemical reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant. True. And यहाँ पर the rate of a chemical reaction of a zero order, or say the rate of a zero order chemical reaction
is independent of the initial reaction, initial concentration of a reactant. True or false? फिर से क्या बोल रहा हूं? The rate of zero order chemical reaction is independent of the concentration of the reactant. False. फिर से सेंटेंस सुनो ध्यान से. The rate of a zero order chemical reaction is independent of the concentration of a initial concentration of a reactant. True. Independent है. Independent of from Initial concentration of reactant. Independent है. Rate. Depend नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा है पक्का. नहीं कर रहा. वो जीरो हो जाएगा ना. क्या जीरो हो जाएगा? वो r की पावर जीरो. करेक्ट. यस. ओके. देखो यहाँ पर रेट क्या है? ये जीरो ऑर्डर के लिए देखो ये नॉर्मल कैसे लिखते हैं. ये हमारा नॉर्मल रेट इक्वेशन ऐसे लिखते हैं हम इसके लिए. लेकिन अगर जीरो ऑर्डर के लिए लिखे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. तो ये तो r रेज टू जीरो दैट इज इक्वल्स टू 1. तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या बन गया हमारा? जीरो ऑर्डर के लिए रेट बन गया हमारा dr by dt is equals to minus k. डन. जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या बन गया? dr by dt is equals to minus k. तो यहां पर तो है ही नहीं r. रेट तो हमने देख लिया. R तो है ही नहीं. R हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नहीं. देखो जीरो ऑर्डर के लिए ही half lifetime depends on the initial concentration of the reactant, but the rate is independent of the initial concentration of the reactant. आया समझ में? तो ये पूछा जा सकता है. डन. रेट डिपेंडेंट नहीं है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, लेकिन हाफ लाइफ टाइम डिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? और एक जो बाकी था वो क्या? यहाँ से दो चीजें डिस्कस करनी थी. एक तो हाफ लाइफ टाइम और दूसरा हमें डिस्कस करना था क्या? ग्राफ. तो ये है मेरा कॉन्सेंट्रेशन R और ये है मेरा टाइम T. ओके. तो सपोज ऐसा ग्राफ हमें मिला. सपोज अगर हमें ऐसा ग्राफ मिला है. ओके. सो ये हमारा ग्राफ है. देखो हमारा जो इक्वेशन है, हमारे इक्वेशन में R नॉट भी आता है. ओके. तो R नॉट मतलब क्या? यहां से तुम गए और एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू जैसे यही हमने किया था. यही एक्टिविटी हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी. ओके. कि t हम जीरो करते जा रहे हैं. तो यहां जो मिलेगा वही मेरा क्या होगा? कांस्टेंट. याद आया? लास्ट चैप्टर में भी ये एक्टिविटी हमने की थी कि ये t हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. तो जैसे जैसे t कम करेंगे एट t इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे कांस्टेंट मिलेगा. सो एट t इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे कांस्टेंट मिलेगा और वही कांस्टेंट को मैं क्या बोलता था? r नॉट. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ r एट t इज इक्वल्स टू 0 पे t इज इक्वल्स टू 0 पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या था? t इज इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते थे? r नॉट ही तो बोले थे अभी. देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे r मतलब क्या था? r नॉट. कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या था? r नॉट ही था. डन. लेकिन ये कब? t इज इक्वल्स टू 0 पर. अंडरस्टूड? एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0. तो वही है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 हमारा कॉन्सेंट्रेशन c इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा था? r नॉट. मतलब ये वैल्यू किसकी है? r नॉट की है. t इज इक्वल्स टू 0. डन. ओके. अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? देखो हमारा जो इक्वेशन है दैट इज दिस. ये इक्वेशन है r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट. क्या है हमारा इक्वेशन? r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट. यही इक्वेशन है. इसको कंपेयर करो हमारे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो देखो c की जगह r नॉट आ गया है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो ये y वर्सेस x का ग्राफ था. तो ये भी देखो r वर्सेस t का जो ग्राफ है ये y वर्सेस x का ग्राफ था. तो ये r वर्सेस t का ग्राफ है. ये रहा. ये चैप्टर में कोई भी ग्राफ तुम ड्रॉ करो ना वो हमेशा रेट का अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ही होगा पूरे के पूरे चैप्टर में.
डन। Yes. ओके, सो R वर्सेस T, देखो C हमें मिल जा रहा है R नॉट एट T इज इक्वल टू 0, सब कुछ ऐसे ही है। तो फिर स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, वो भी दिख ही रहा है हमें कि वैल्यू डाउन हो जा रही है, तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा माइनस के, सिंपल है। ओके, तो इसके साथ हमने कंपेयर किया तो हमारा स्लोप मिल गया माइनस के। अब अगर यहाँ पर जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारा ये ग्राफ है, R वर्सेस T का ग्राफ है। सो R वर्सेस T के ग्राफ में T इज इक्वल्स टू 0 जो हमें मिलेगा दैट विल बी R नॉट। डन। सो वैसे ही रिएक्शन फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे ड्रॉ करेंगे हम ln ऑफ R वर्सेस टाइम ग्राफ, ln लेंगे हम, ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन। सो ln ऑफ R वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसमें कांस्टेंट क्या होगा, उसमें कांस्टेंट होगा ln R नॉट। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट R नॉट था, R वर्सेस T के ग्राफ में कांस्टेंट क्या था, R नॉट, वैसे ही ln R वर्सेस T के ग्राफ में कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ln R नॉट। वैसे ही log R वर्सेस T का ग्राफ होगा तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, log R नॉट। अरे नॉट रखना है बस, अगर R होगा तो R नॉट होगा, ln R वर्सेस T होगा तो ln R नॉट होगा, log R वर्सेस T होगा तो log R नॉट होगा, क्या कांस्टेंट। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये डिराइव किया पूरा का पूरा, दिस वन, ओके, एंड दिस वन आल्सो, इक्वेशन, हाफ लाइफ टाइम एंड दिस ग्राफ। और ग्राफ में से भी एमसीक्यू पूछे तो ये मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, क्या कि अगर R वर्सेस T का ग्राफ है तो उसमें कांस्टेंट क्या होगा, तो R वर्सेस T के ग्राफ में कांस्टेंट हो जाएगा R नॉट। अगर ln R वर्सेस T का ग्राफ है तो उसमें कांस्टेंट क्या होगा, तो उसमें कांस्टेंट होगा ln R नॉट। अगर log R वर्सेस T का ग्राफ है तो उसमें कांस्टेंट क्या होगा, सो log R नॉट। दैट्स इट, नॉट लगाओ सर, डन। ऐसे एमसीक्यू पूछे गए हैं इसलिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि तुम्हें ऐसे ही याद रह जाए। डन। ओके, हाँ, तो ये जो हमने डिराइव किया है वही सब कुछ है यहाँ पर, ओके। और हमें ये इक्वेशन मिल गया k is equals to this, ओके। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन है बट दे ऑकर अंडर स्पेशल कंडीशन। Some enzymes catalyze the reactions and reactions which occur on a metal surfaces are a few examples of zero order reactions. Okay. Decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum. Yes, ये पूछा जाता है. Okay, क्या कि gaseous ammonia है और platinum surface है. देखो क्या है एग्जाम्पल हमारा कि यहाँ पर मेरा प्लेटिनम है, क्या है प्लेटिनम, और यहाँ से मेरा गैस आ रहा है, क्या आ रहा है गैस, ओके। तो यहाँ से मेरा गैस आ रहा है, कौन सा गैस आ रहा है, एमोनिया गैस आ रहा है, यहाँ पर प्लेटिनम है, वो दोनों रिएक्ट करने वाले हैं। सो एमोनिया गैस और प्लेटिनम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ पे आया कोलाइड हो जाएगा, ओके। और वो प्लेटिनम का जो पीस है ना उसके ऊपर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा एमोनिया, ओके। प्लेटिनम के जो पीस है, प्लेटिनम की प्लेट है और प्लेटिनम का जो ऑब्जेक्ट है, ओके, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर चिपक जाएगा धीरे धीरे धीरे, कौन, एमोनिया। डन, ओके। तो ये हमारी रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन हमारी अगर रिएक्शन है तो ये रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम तो जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर है कैसे, देखो सबसे पहले इसके लिए अगर हम लिखे, ओके, इसके लिए अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, एमोनिया है, ओके, रिएक्टेंट हमारा क्या है, एमोनिया, ओके, और कैटालिस्ट कौन सा है, प्लेटिनम, ओके। सो से अगर हम एमोनिया ले तो एमोनिया तो गैसियस है, ओके, एमोनिया गैसियस है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो किस में लेंगे, हम कल ही डिस्कस किया था, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम रेट का फॉर्मूला यूनिट, ओके। और अगर पर्टिकुलरली हमें रेट बोलना हो केमिकल रिएक्शन में और जब रिएक्टेंट गैसियस हो तो मैंने बताया था एटमॉस्फेयर, पास्कल हो तो पास्कल, बार हो तो बार, mm ऑफ Hg, मीटर ऑफ H2, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का जो यूनिट लेना है ले लो। तो कॉन्सेंट्रेशन किस टर्मिनोलॉजी में आएगा, प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में, एटमॉस्फेयर, बार, ओके, और नीचे तो टाइम ही है, ओके। तो यहाँ पर मेरा प्रेशर है सपोज 1 बार,
कितना है प्रेशर? 1 बार। 1 बार प्रेशर है तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो कुछ डिकम्पोजिशन होगा। फिर मैंने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, मतलब प्रेशर क्या किया? 2 बार किया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, मतलब ऐसा ही हुआ ना। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो ये जो डिकम्पोजिशन होगा वो ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया ना मैंने, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया मतलब केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगी ना। हमने बोला है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन, और से रेट आल्सो इज कॉन्सेंट्रेशन, रेट आल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया तुमने रिएक्टेंट का उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो अगर मैं 1 बार प्रेशर लूं तो डिकम्पोजिशन होगा एमोनिया उसके सरफेस पे। फिर 2 बार प्रेशर लूं तो भी डिकम्पोज होगा, ज्यादा होगा। फिर 3 बार लूं और ज्यादा, 5 बार लूं और ज्यादा, 10 बार लूं ना तो पूरा का पूरा प्लेटिनम पूरा का पूरा कवर्ड हो गया एमोनिया से। अब अगर 10 के ऊपर मैं 12 बार ले रहा हूं, 12 के ऊपर अगर मैं 12 बार ले रहा हूं तो यहां पर एमोनिया का कोई डिकम्पोजिशन होगा नहीं। समझ में आया? तो कोई डिकम्पोजिशन होगा नहीं मतलब क्या? द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी जो हमने डिस्कस किया वो तो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम तो डिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, लेकिन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी हमने बोला, मैंने बोला था एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, क्योंकि 10 बार तक अगर प्रेशर गया तब तो वो डिपेंडेंट था, लेकिन 10 बार से जैसे ही ज्यादा जा रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन तो अब वो 12 बार पे वो डिपेंडेंट है नहीं। वो क्यों डिपेंडेंट नहीं है? अरे जितना डिकम्पोज होना था वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया है। अंडरस्टूड? तो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया तो फिर वो 12 बार के लिए अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है कि अब कुछ डिकम्पोजिशन होने वाला नहीं है। मतलब क्या? कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अंडरस्टूड? सो इस वजह से ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। पहले अगर बात करें तो यही एग्जांपल कौन से ऑर्डर का हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन उसके बाद क्यों फर्स्ट ऑर्डर का? क्योंकि यहां बढ़ा रहे हो तो यहां भी बढ़ रहा है। यहां अगर 1 बढ़ा है और यहां भी 1 बढ़ रहा है, 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। डन? सेकंड ऑर्डर होता तो a⁻² हो जाता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन तुम मतलब रेट तुम्हारा 1 ही बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। स्क्वायर है ना वहां पर। सेकंड ऑर्डर मतलब raised-to-x, रिएक्टेंट raised-to-x है, वहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, 1 फर्स्ट ऑर्डर होगा तो क्या होगा? यहां 1 बढ़ा तो यहां भी 1 बढ़ेगा। तो पहले वही तो बढ़ रहा था, जैसे मैंने बोला प्रेशर बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी बढ़ेगा। तो पहले तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन 10 बार के बाद मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होने के बाद यही केमिकल रिएक्शन क्या हो गई? जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हो गई। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। अब यही एक्सपेरिमेंट तुम कुछ अलग वे में भी कर सकते हो। यहाँ पर तुम गोल्ड भी ले सकते हो। क्या? गोल्ड, और HI गैस पास कर सकते हो। डन? चलो, सो कहाँ गए हम? ये रहे। हाँ, सो फिर से पढ़ता हूं अब। द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस एमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। स्टार्टिंग किया था 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं थी, लेकिन 10 बार रीच हो गया, हाई प्रेशर रीच हो गया, अब हाई प्रेशर पे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आया? तो ये 12 बार बोला ना मैंने, 12 बार इज वेरी बिग अमाउंट। ओके, अभी यहाँ कितना है? अभी कितना है पता है? 1 बार, ओनली 1 बार। और 1 से 1.1 हो ना तो हमारे कान में से नाक में से खून निकलने लगे। 1 से 1.1 1.2 बार हो ना तो भी ऐसा होने लगे। ओके, अगर पानी के नीचे ज्यादा चले गए तुम तो इतना ज्यादा वाटर प्रेशर भी हमारे हेड पे आ जाएगा। ओके, तो खतरनाक वाला नहीं। तुमने देखा होगा कि अगर कोई स्विमिंग पूल में पहली बार गया है और डीप डाइव किया है, ओके, भले ही उसको तैरना आता है, बाहर निकलेगा ना तो नाक में से खून निकल रहा है, कान में से खून निकल रहा है। क्यों? हमारी ये जो वेन्स है ना, वो ये प्रेशर, कई वेन्स होती है वो प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाती और दे ब्लास्ट। ओके, तो वहां से खून बहने लगता है। अगेन इट कैन रिकवर बाय इटसेल्फ। ओके, वो नहीं बोलते, क्या बोलते? नस्कोरी फूटी, ऐसा नहीं बोलते। ओके, तो ऐसे बोलता है पानी डालो, ऐसे लाइक सिर पे पानी डालो। सो कहने का मीनिंग क्या है? वो प्रेशर बढ़ जाता है, दैट्स वाई वो हमारी वेन्स हैंडल
नहीं कर पाती है. ओके, स्विमिंग पूल का तो पता नहीं, गर्मियों में तो होता है. गर्मियों में होता है स्विमिंग पूल, करेक्ट, गर्मियों में भी होता है. ओके, और स्विमिंग पूल में होता है. फिर सपोज मैं स्कूबा डाइव करने गया था ना, वहां बहुत लोगों को देखा था. ओके, तो वो अंदर तो गए लेकिन उसमें पानी, क्योंकि अंदर गए स्कूबा डाइव करने, इतना हाई प्रेशर होता है तुम्हारे, मतलब इतने खतरनाक पेन करेंगे ना ईयर्स. ओके, पहले टाइम पे तो ऐसा लगेगा कि भाई आज के बाद कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर सही सही रहा, ओके, तो थोड़ी बहुत हिम्मत कर ली कि हाँ पेन सह लेंगे, लेकिन देख रहे हैं, देखो कितनी मजा आ रही है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड देखी तो कर लोगे. ओके, क्योंकि वो फटने से डेथ तो नहीं होने वाली है, बट पेन इतना ज्यादा होगा कि बेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो बहुत जाता कुछ के टक से वापस आना. है. तो वैसे ही तुम बोल सकते हो. ओके, हाँ चलो. सो ये हमने कर दिया, N2 और H2 मिल गया. देखो 1130 केल्विन है. नाउ रेट हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो ऊपर जीरो लिख दिया तो डायरेक्टली के ही आएगा. ओके, इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम मेटल एक्ट्स एज द कैटलिस्ट. एट अ हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट्स सैचुरेटेड विद द गैस मॉलिक्यूल, तो सैचुरेट हो जाएगा. So a further change in the reaction conditions is unable to alter the amount of ammonia on the surface of the catalyst, making the rate of a reaction independent of its concentration. जो हमने किया वही मैंने तुम्हें बताया. The thermal decomposition, देखो ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, प्लेटिनम की जगह क्या ले लेंगे, गोल्ड. ओके, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, HI. So the thermal decomposition of HI on a gold surface is another example of a zero order reaction. सेम चीज करनी है. तो वहां पे कैटालिस्ट कौन था, प्लेटिनम. अब यहाँ पर किसके ऊपर डिकम्पोजिशन करेंगे हम, गोल्ड के ऊपर, Au के ऊपर. तो गोल्ड के ऊपर कर रहे हैं और वहां पे कौन सा गैस था, एमोनिया. यहाँ पर कौन सा गैस है, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI. ओके, सो दैट इज देयर. वो भी तो ये पूछा जा सकता है 1 मार्क में, 2 मार्क में, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. तो तुम रेट लिख के आ गए और फिर R⁻0 कर दिया, वो एग्जांपल नहीं है. एग्जांपल तुम्हें ये देने हैं. अंडरस्टूड? पक्का? तो ये डेरिवेशन में भी पूछा जा सकता है, इसमें से ग्राफ पूछा जा सकता है, ग्राफ के बेस पे जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो मैंने तुम्हें बताए. देन ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है, हाफ लाइफ टाइम का, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन पूछा जा सकता है, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक. अंडरस्टूड? प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है ये. ओके, एज ए एमसीक्यू भी, एज ए थियरी भी, एज ए न्यूमेरिकल नहीं. न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज्यादा पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना है, वो भी हमें समझना है. ये तो मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ कि ये ज्यादा टाइम पूछा गया है और फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का?